प्रमुख घटनाएं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उनको कम समय में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा, जो आपके सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका सहयोग करेंगे। तो ये पूरी वीडियो दो भागों में आएगी। पहला, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा जीवन काल। मैं बात करने जा रहा हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसमें जो करमचंद लिखा हुआ है ये इनके पिता का नाम था, अर्थात इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर जिला काठियावाड़ प्रायद्वीप, गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप देखिएगा, ये गुजरात का हिस्सा है, ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य का ये हिस्सा काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर जिला में महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। उनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी नामक महिला से हुआ, जो इनसे 6 माह बड़ी थी। इनके कुल पुत्रों की बात की जाए तो गांधी जी के कुल 4 पुत्र थे। पहला हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, यानी हरि, राम, देव और मणि। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। तो देवदास एक पिक्चर है, हरि भगवान का नाम है, भगवान विष्णु का नाम है, रामचंद्र जी भगवान हैं ही, और मणिलाल। इस तरीके से आप देखेंगे गांधी जी के 4 पुत्र थे। अगर मैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले जी का, जो कांग्रेस के उदारवादी गुट के एक बहुत बड़े लीडर थे। यानी गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो एक कांग्रेस के उदारवादी नेता हैं, जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। अगर गांधी जी की मृत्यु की बात की जाए तो उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई। इनके प्रमुख शिष्यों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है, महत्वपूर्ण नाम आता है मीराबेन का। मीराबेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मैडलिन इसलेट था। याद रखिएगा, मीराबेन का वास्तविक नाम पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, मैडलिन इसलेट। इनका जन्म, ये भारतीय नहीं थी, ये इंग्लैंड की मूल निवासी थी। अगर कानून की पढ़ाई की बात की जाए तो गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई तो काठियावाड़ से हुई, किंतु बाद में इन्होंने अपनी कानूनी पढ़ाई मुंबई में वर्ष 1888 ईस्वी में पूर्ण की। इन्होंने अपनी बैरिस्टर की डिग्री वर्ष 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से प्राप्त की थी। अगर मैं इनके पहले केस और महत्वपूर्ण केस की बात करूं, ऐतिहासिक केस की बात करूं, तो साउथ अफ्रीका में अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी का, गुजराती व्यापारी का केस गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1893 ईस्वी में लड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1894 ईस्वी में गांधी जी ने की। अगर डरबन की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 2 सितंबर 1904 ईस्वी में की। आश्रमों की बात की जाएगी तो मैं सारे आश्रम आपको बाद में बताऊंगा। सत्याग्रह, अगर पूछा जाए आपसे गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया, तो वर्ष 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। जेल जीवन की प्रथम यात्रा की बात की जाए, प्रथम बार गांधी जी वर्ष 1908 ईस्वी में जेल गए थे, वो भी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय फॉर्म की बात की जाए तो वर्ष 1910 ईस्वी में, 30 मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में पड़ता है जोहान्सबर्ग, यहाँ पर गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। अगर महात्मा गांधी के भारत आगमन की बात की जाए, पढ़ लिख करके, यानी साउथ अफ्रीका से भारत गांधी जी कब लौटे जी?
9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर SS सुदीव जहाज के द्वारा भारत आए थे। तो याद रखिएगा, ये तीनों प्रश्न, तीनों पॉइंट क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर, मुंबई तट के अपोलो बंदरगाह पर महात्मा गांधी की SS सुदीव जहाज पहुंची थी। तो फिर से बता रहा हूं, गांधी जी अपनी प्रारंभिक और एकेडमिक शिक्षा और साउथ अफ्रीका के दौरे से वापस भारत में इनका आगमन होगा वर्ष 1915 ईस्वी, यानी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और ये किस तट पे आते हैं? मुंबई के तट पे आते हैं, अपोलो बंदरगाह पे, और SS सुदीव जहाज नामक जहाज से आते हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं। महात्मा गांधी की बहुत सी उपाधियां हैं, उसमें पहली उपाधि है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता भारतीय संविधान में कोई ऐसा पद नहीं है जिसे आप राष्ट्रपिता कह सकें, लेकिन राष्ट्रपिता एक उपाधि है जो किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। ये 4 अगस्त 1944 ईस्वी में जब सुभाष बाबू रंगून शहर में पहुंचे, या रंगून मतलब वर्मा के रंगून शहर में उन्होंने एक रंगून रेडियो द्वारा समाचार में बापू को संदेश भेजा, और उसमें सबसे पहले राष्ट्रपिता नामक उपाधि से गांधी जी को संबोधित किया और कहा कि गांधी जी, आप हमें इस युद्ध में क्या दीजिए? आशीर्वाद दीजिए। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 ईस्वी में रंगून रेडियो के द्वारा जो संदेश भेजा था भारतीयों को, उसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगली बात, बापू। अगली उपाधि की बात की जाए तो गांधी जी की दूसरी उपाधि बापू की है, जिसको 2 प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिया गया, या फिर 2 प्रमुख लोगों द्वारा बुलाया जाता था। पहला है CF एंड्रूज और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को बहुत प्रेम से बापू कहकर पुकारा करते थे, और CF एंड्रूज भी जवाहरलाल नेहरू की तरह इनको बापू कहा करते थे। तीसरी उपाधि है गांधी जी की मलंग बाबा। तो देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कबायलियों ने वर्ष 1930 ईस्वी में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो कबायलियों ने गांधी जी को यह उपाधि, मलंग बाबा की उपाधि से नवाजा था। अगर चौथी उपाधि की बात करें तो यह है 1 मैन बाउंड्री फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो याद रखिएगा, वर्ष 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की मांग रखी थी, और भारत के बड़े बड़े प्रांत जो मुस्लिम लीग द्वारा संचालित किए जा रहे थे, उसमें 4 प्रांतों में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, दूसरा बंगाल और पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यानी 4 जगह के जहां पे मुस्लिम लीग की सरकार थी, वहां पे कत्लेआम मचाया जा रहा था, जिसे आप 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से। तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी सीधा कार्यवाही दिवस मनाया जा रहा था। ये क्यों मनाया जा रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने वर्ष 1940 में पाकिस्तान अलग देश की मांग रखी थी, जिसे कांग्रेस पूरा नहीं कर रही थी। इसके विरोध के स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधा कार्रवाई दिवस मनाया। सीधा कार्रवाई दिवस का मतलब होता है कि अब हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान। इस कड़ी में भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में दंगे होने लगे। तो गांधी जी उन दंगों को शांत कराने के लिए बिना किसी फोर्स के अकेले चल पड़े नोआखली, बंगाल के
खली और वहां पे उन्होंने आंदोलन को शांत कराने में सफलता प्राप्त की। तो इसको देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को, जो 50,000 की सशस्त्र सेना नहीं कर सकी वो गांधी जी ने अपने अकेले लाठी के दम पे कर दिया। यानी उस परिस्थिति को देख करके लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को यह उपाधि दी थी। वो उपाधि थी वन मैन बाउंड्री फोर्स। याद रखिएगा, माउंटबेटन ने कहा था जो 50,000 की सेना नहीं कर सकी वो गांधी जी की लकुटी ने कर दिखाया। तो याद रखिएगा, ये किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। किसके परिप्रेक्ष्य में कहा था? महात्मा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में कहा था। और ये कब की बात है? वर्ष 1946 की बात है। गांधी जी कहाँ गए थे? नोआखली गए थे। नोआखली में इन्होंने क्या कराया था? हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को, दंगे को रोका था। अपने सत्याग्रह से हिंदुओं से कहा, किसका खून बहा रहे हैं आप? अपने भाइयों का, मुस्लिमों का। मुस्लिमों से कहे कि अगर आपको मारना है तो पहले हमें मारिए। हिंदुओं से कहे कि अगर आपको उनको मारना है तो पहले हमें मारिए। तो हिंदुओं ने कहा हम नहीं मारेंगे आपको, मुस्लिमों ने कहा हम नहीं मारेंगे आपको। इस तरीके से नोआखली में क्या हो गए? दंगे रुक गए थे। पांचवी उपाधि की बात अगर की जाए तो पांचवी उपाधि है गांधी जी की भर्ती कराने वाला सर्जेंट। देखिएगा, एक डेट याद दिलाऊं आपको, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी मुंबई तट पे पहुंचे थे और इन्होंने पहला काम किया, प्रथम विश्व युद्ध में जा चुके इंग्लैंड को सहयोग करने का काम करेंगे गांधी जी, इस लालच में कि भारत को स्वायत्तता दे दी जाएगी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। इसके लिए गांधी जी अंग्रेजों को खुश कराने के लिए क्या करने लगे? भारतीय नवयुवकों को सेना में शामिल कराने लगे, ब्रिटिश आर्मी में शामिल कराने लगे। इसको देखते हुए कांग्रेस ने गांधी जी को, कांग्रेस के गर्म लीडरों ने गांधी जी को क्या कहा था? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। तो याद रखिएगा, अगला है, छठी उपाधि है इनकी अर्धनंगा फकीर। इसकी कहानी क्या है? विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल, ये बात है वर्ष 1931 की, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग, आरटीएम। याद रखिएगा, कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, आरटीसी बोल लीजिए या फिर राउंड टेबल मीटिंग बोल लीजिए। इंग्लैंड ने कुल 3, सर रैमजे मैकडोनाल्ड जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुल 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया इंग्लैंड के लंदन शहर में। उसमें पहला गोलमेज सम्मेलन होता है वर्ष 1930 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी अनुपस्थित रहते हैं। तो वर्ष 1931 ईस्वी में मैकडोनाल्ड ने इरविन से स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि किसी भी तरीके से करके गांधी जी को इंग्लैंड लंदन बुलाया जाए। और इस परिप्रेक्ष्य में इरविन ने गांधी इरविन पैक्ट हुआ, आपको पता होगा। और क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने रोका था और इरविन ने गांधी जी की सारी बातें मानी थी। उसके बाद गांधी जी तैयार हुए थे इंग्लैंड के लंदन शहर जाने के लिए, जहां पर सेकंड राउंड टेबल मीटिंग होने वाली थी। कब? वर्ष 1931 ईस्वी में। और गांधी जी गए। जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे गांधी जी, तब विंस्टन चर्चिल नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी को कहा था, यह कौन अर्धनंगा फकीर है जो कहां चले आ रहा है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चढ़ता चला आ रहा है। तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था किसको? गांधी जी को, अर्धनंगा फकीर। तो ये कहानी याद रखिएगा। अगला है, 7वीं उपाधि है आपकी सेवाग्राम का संत। अब संत की बात हो गई है और सेवाग्राम का संत, तो याद इधर देखिएगा, सेवाग्राम क्या है? आपका आश्रम भी है। तो सेवाग्राम का संत किसने कहा था? तो सेवाग्राम का संत इन्होंने इनको कहा था, जो आश्रम में आने वाले जो लोग आते थे, वो देखते थे और कहते थे इतना बड़ा नाम, गांधी का इतना बड़ा नाम है, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति अपने सारे कार्य को कैसे करता है? इसको तो इसके जब इतना बड़ा व्यक्ति है तो स्वाभाविक सी बात है इसके नौकर होंगे, इसके पास नौकर होने चाहिए, इसके सहयोगी होने चाहिए दिनचर्या के कार्य को करने के लिए। लेकिन गांधी जी कहते थे अपना काम स्वयं करो। और इसी को देखते हुए जो बड़े लोग आया करते थे, अतिथि आया करते थे इस आश्रम में, वो क्या कहते थे? सेवाग्राम का संत कहते थे। किसे?
गांधी जी को। अगले पॉइंट की बात करें तो भंगी शिरोमणि। भंगी मतलब क्या होता है? जो पहले के जमाने में भंगी उनको कहा जाता था जो लैट्रिन, जैसे जो थोड़े नीचे तबके के लोग होते हैं या फिर जो गंदगी को साफ करने वाले लोग होते हैं। तो भंगी शिरोमणि, भंगी शिरोमणि मतलब गंदगी साफ करने वालों में शिरोमणि। शिरोमणि मतलब क्या? उनमें भी सबसे ऊपर। मतलब ये क्या हो रही है? अवहेलना हो रही है किसकी? गांधी जी की। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो ये अपने जो नाली होती थी लैट्रिन की या फिर नाली जो बह रही होती थी उसकी सफाई खुद करते थे। कौन? गांधी जी। इसको देख करके उनकी जो फ्रेंड्स सर्किल थी, मित्रगण थे, ये स्वाभाविक सी बात है, ये बैरिस्टर थे तो इनके पढ़े लिखे क्या थे? फ्रेंड्स भी थे। तो वो कहते थे गांधी तुम ये क्या कर रहे हो? तो गांधी जी कहते थे कि अपना कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता है, सब अगर आप अपनी गंदगी कर सकते हो तो आप अपनी गंदगी को साफ भी कर सकते हो। इसलिए उनके जो मित्रगण थे कहां पे? साउथ अफ्रीका में, वो क्या कहते थे इनको? भंगी शिरोमणि। अगली उपाधि है गांधी जी की कूली बैरिस्टर। कूली मतलब क्या होता है? माल ढोने वाला। और बैरिस्टर मतलब, बैरिस्टर एक पद था, सबको पता है, जैसे मोतीलाल नेहरू जी भी थे। तो देखिएगा कूली बैरिस्टर ये भी किसने कहा था? मजिस्ट्रेट ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका के मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को और वहां के वकीलों ने, दक्षिण अफ्रीका के मजिस्ट्रेट और वहां के वकीलों ने, दोनों ने कहा था गांधी जी को ये तो कूली बैरिस्टर है। ये कैसा बैरिस्टर है? अपना सारा सामान लेकर के आ रहा है, इसका कोई असिस्टेंट नहीं है, ये सारे अपना पानी खुद जा करके लेता है। इसके पास तो असिस्टेंट, अगर कोई बैरिस्टर है तो उसके पास क्या होना चाहिए? असिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन गांधी जी तो अपने सारे कार्य खुद करते थे। तो इसलिए मजिस्ट्रेट साहब इनको कहेंगे, क्या कहेंगे? कूली बैरिस्टर। उनके मित्रगण क्या कहेंगे? मित्रगण उनकी कॉलोनियों में रहते थे तो गांधी जी को देखते थे कि ये लैट्रिन भी साफ कर लेते हैं तो उनको कहते थे ये भंगी शिरोमणि हैं। तो ये सब उपाधियां हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है कर्मवीर। कहानियों को दिमाग में रखेंगे तो कोई भी उपाधि भूलेगी नहीं, कहानी नहीं भूलती। अगर मैं उपाधि को याद करवाऊं तो याद नहीं होगा, लेकिन कहानी जो स्टोरी होती है वो दिमाग में बैठती चली जाती है। ठीक है, चलिए देखिएगा। कर्मवीर नाम कहा है? कर्मवीर। गांधी जी इतने कर्मठी थे कि अपने सारे दैनिक कार्य को भी किया करते थे और साथ ही साथ ऑफिशियल वर्क को भी किया करते थे। तो इसको देखते हुए उनके मित्र जो है उनका अपमान स्वरूप भी एक उपमा दिए थे भंगी शिरोमणि का, और उनको उनके कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उन्हें एक उपमा और दिए थे कर्मवीर का। यानी जो व्यक्ति अपने काम को क्या करे? वीरता पूर्वक करे, उसे क्या कहते हैं? कर्मवीर। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के मित्रों ने, फ्रेंड्स ने क्या कहा था उनको? कर्मवीर कहा था। अगली उपाधि है गांधी जी की भिखारियों का राजा, यानी किंग ऑफ बेगर्स। मतलब भिखारियों में भी कोई राजा होता है? जी हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए थे, बीएचयू के संस्थापक रहेंगे और फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में जाने वाले सदस्य भी रहेंगे जो हिंदू महासभा को लीड करेंगे। याद रखिएगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी को क्या कहा था? भिखारियों का राजा। वो कहते थे कि अरे गांधी जी तो सिर्फ गरीबों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भिखारियों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। तो ये क्या है? भिखारियों के राजा हैं, क्योंकि इनके जितने भी जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सब भिखारिये रहते हैं, किसान रहते हैं। बोलिए, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। दो महात्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होती है। याद रखिएगा दो महात्मा ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो दो महात्मा कहा गया था सरोजिनी नायडू द्वारा, जो भारत की पहली, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी। वो कहा करती थी किसको? वो दो महात्मा कहती थी। और दो महात्मा किसको किसको कहती थी भाइयों? गांधी जी को और इरविन को। गांधी जी को और इरविन को, दोनों को एक साथ क्या कहा करती थी? दो महात्मा की उपाधि से नवाजा करती थी। अगला है 13वीं उपाधि है गांधी जी की कैसर-ए-हिंद। याद रखिएगा, अभी मैंने बताया जब 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आते हैं तो क्या करते हैं? पहला उनका काम ही यही होता है कि भारतीय युवाओं को क्या करना?
प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए अंग्रेज उनको इनाम स्वरूप एक उपाधि देंगे और उसे क्या कहा जाएगा? कैसर-ए-हिंद। याद रखिएगा, यानी कैसर-ए-हिंद जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने गांधी जी को दी थी। और अगला पॉइंट है, 14वां पॉइंट है, 14वीं उपाधि कौन सी है गांधी जी की? देशद्रोही फकीर। अब स्वाभाविक सी बात है, देशद्रोही कौन कहेगा उनको? जो देखेगा कि उसका नुकसान हो रहा है गांधी जी की वजह से। और वो नुकसान किसका करते थे वास्तव में? अंग्रेजों का। इनडायरेक्टली वो किसका नुकसान करते थे? ब्रिटिशर्स का। तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही कहा था, देशद्रोही फकीर कहा था। किसे? गांधी जी को। अब ये बताइए, देशद्रोही यानी ब्रिटिश सरकार में जो राज चल रहा है उसके खिलाफ देशद्रोह का काम कौन कर रहा है? महात्मा गांधी कर रहे हैं। ये कौन कहता था? विंस्टन चर्चिल कहता था, विंस्टन चर्चिल कहता था। अगला पॉइंट है और अगली उपाधि है जादूगर। मतलब ऐसा व्यक्ति जो जादू दिखाता हो। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं, गांधी जी से पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अंग्रेजों से मुआवजा दिलवा पाए, लेकिन गांधी जी ने चंपारण में कर दिखाया था। 25% मुआवजा दिलवाया था किसानों को। यानी गांधी जी ने वो कर दिखाया जो 300 सालों में अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी में भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाया। यानी अंग्रेज अभी तक सिर्फ पैसा लूटते थे, किसानों से टैक्स का कलेक्शन करते थे, और अंग्रेज क्या कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे। लेकिन गांधी जी पहले व्यक्ति निकले जो क्या किया, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चंपारण में हरा दिया उन्हीं के कानून द्वारा। तो बताओ, जादूगर हो गए ना। इंडियन व्यक्ति ब्रिटिश कानून पढ़ के ब्रिटिश सरकार को ही हरा दिया। कहां पे? चंपारण में। इसलिए इसको देख करके किसने कहा था उनको जादूगर? शेख मुजीब-उर-रहमान ने। याद रखिएगा, शेख मुजीब-उर-रहमान ने क्या कहा था? जादूगर कहा था। किसको? गांधी जी को। अगला पॉइंट है, 16वां पॉइंट है महात्मा। महात्मा कहने नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे पहला नाम ही जब गांधी जी का लिया जाता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोला जाता है। मतलब उनका वास्तव में नाम क्या है जी? मोहनदास नाम है। गांधी क्या है? उपाधि है, जाति है, कास्ट है। राष्ट्रपिता क्या है? उपाधि है। महात्मा क्या है? उपाधि है। लेकिन लिखा क्या हुआ है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसमें नाम तो गायब है ना। यानी इतनी उपाधियां हैं कि मोहनदास सिर्फ और सिर्फ उपाधियों से जाने जाते हैं, बिना नाम को कोनो जरूरत है ना। अभी आपने 16 उपाधियां पढ़ ली, ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा पूरे भारतीय इतिहास में जिसकी 16 उपाधियां हों। यानी रूप अनेक, गांधी जी के रूप अनेक हैं, जिसको जिसमें देखना है देख ले। कृष्ण भगवान निकल गए जो इस युग के। देखिएगा, महात्मा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। गांधी जी को महात्मा कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। गांधी जी के तीन बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए, दो बहुत महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की गांधी जी ने, और वो संगठन आज भी कार्यरत है। पहला है अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो असहयोग आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा कब? वर्ष 1920 ईस्वी में। और खत्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1922 ईस्वी में। तो एक साल बात करेंगे क्या उन्होंने क्या किया था? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। खादी के साथ साथ आप देखते होंगे चरखा। गांधी जी चरखा चलाते थे, खादी का कपड़ा पहनते थे। आज भी खादी ग्राम योजनाएं चलती हैं। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर वर्ष 1925 ईस्वी में गांधी जी ने ही किया था। यानी गांधी जी ने कहा था चरखा चलाओ, कपड़ा बनाओ खादी का और पहनो, मतलब अपना काम, अपना कपड़ा भी खुद से बनाओ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहला है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई जी? वर्ष 1923 ईस्वी में। वर्ष 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई। पहले उन्होंने खादी बोर्ड तो बना दिया, फिर पता चला कि खादिया का कपड़वा बनता कैसे है, तो उन्होंने कहा चरखा बहुत जरूरी है, तो क्या किया? भारतीय अखिल चरखा संघ भी बना दिया। अब अगला पॉइंट कहता है कांग्रेस अधिवेशन। भारत के पूरे कांग्रेस के पूरे 1885 से लेकर के 1947
आजाद हुआ था भारत। इसके बीच के पूरे अधिवेशनों में गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अधिवेशन के क्या बनेंगे, अध्यक्ष चुने जाएंगे। वो कहां चुने जाएंगे, बेलगांव में, वर्ष 1924 में। तो ये देखिए डेट याद रखिएगा। 1923 में क्या हुआ, खादी बोर्ड की स्थापना हुई। वर्ष 1924 में गांधी जी फंसे रह गए कांग्रेस की अध्यक्षता में। जैसे खाली हुए वर्ष 1925 में क्या कर दिया, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कर दी। यानी गांधी जी बहुत व्यस्त थे। अभी बताऊंगा, जब उनके आंदोलन पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे हर वर्ष वो किसी न किसी कार्य में संलिप्त रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे यूपीएससी का पेपर देंगे वहां पे भी, और चाहे यूपीपीएससी का दें या फिर वनडे एग्जाम दें, हर एग्जाम में ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, प्रमुख पुस्तकों की बात की जाए तो उनकी दो प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहला, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मतलब गांधी जी के सपनों का भारत। गांधी जी के सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये पुस्तक है उनकी। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यानी ये दोनों पुस्तक $1,00,000 की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। और देखिएगा, और कुछ और पुस्तकें हैं जैसे हिंद स्वराज, इसे भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। गीता माता, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों, यानी 1 2 3 4 5 6 पुस्तकें हैं। और अगला है अनासक्ति योग। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं इन दो पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, एक और हिंद स्वराज जोड़ लीजिएगा। इन तीनों को दिमाग में बैठा के रखिए। पहला, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अनासक्ति योग, और गीता माता, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रमुख समाचार पत्र भी प्रकाशित किए गए गांधी जी के द्वारा। उसमें प्रमुख में था इंडियन ओपिनियन, 1903 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। कहां पे, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण भारत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी है ये। इंडियन ओपिनियन वर्ष 1903 में यह समाचार पत्र कहां पर प्रकाशित हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। अगर मैं आपसे पूछूं द ग्रीन पैम्पलेट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वर्ष 1896 ईस्वी में, 14 अगस्त 1896 ईस्वी में राजकोट गुजरात में प्रकाशित हुआ था। तो ये मत सोचिएगा कि गांधी जी आते ही नहीं थे, आए थे, 1896 में भारत में थे। अगला है यंग इंडिया। यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने वर्ष 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के समय किया था। यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने वर्ष 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के पश्चात किया था। अगली बात की जाए हरिजन की, तो हरिजन नामक पत्रिका का संपादन गांधी जी ने वर्ष 1932 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद किया था। इसकी देखिए, इसकी बहुत दिलचस्प कहानी है। गांधी जी पहुंचे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, वहां पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी पहुंचे थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, गांधी जी आप तो सिर्फ भारत की बात करते हो, जो दबला कुचला गया वर्ग है उसकी बात कौन करेगा, उसकी बात मैं करता हूं, आपने कभी किया क्या। गांधी जी जैसे पहुंचे भारत वर्ष 1932 में, हरिजन पत्रिका का क्या करने लगे, वो संपादन करने लगे। तो याद रखिएगा, हरिजन पत्रिका का संपादन कब करेंगे गांधी जी, 1932 में। 1931 में गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद, क्योंकि वहां पे आईना दिखाया था किसने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किसको, गांधी जी को, कि गांधी जी बिना दलितों के क्या नहीं हो सकता, संपूर्ण भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख आश्रम, गांधी जी के प्रमुख आश्रमों की बात की जाए तो गांधी जी ने कुल महत्वपूर्ण भारत में 6 आश्रमों की स्थापना की। पहला आश्रम था फिनिक्स फॉर्म, वर्ष 1904 ईस्वी में, यानी 2 सितंबर वर्ष 1904 ईस्वी में डरबन, दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी का पहला आश्रम फिनिक्स कहां पे स्थापित होने जा रहा था, डरबन में। तो तीनों प्रश्न बनता है, डरबन में कौन सा आश्रम फॉर्म स्थापित किया गया, तो फिनिक्स। किस वर्ष, वर्ष 1904 ईस्वी में। कहां पे, डरबन में या फिर दक्षिण अफ्रीका में। तो ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है टॉलस्टॉय, रशियन
व्यक्ति, एक रशियन व्यक्ति की मदद से गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में वर्ष 1910 30 मई 1910 ईस्वी में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग। ये कहाँ पड़ता है? ये भी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में। यहीं पे गांधी जी फेंके गए थे उठा के। अब ये तो काला दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है और बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ पे होगी? कोचरब में होगी। कोचरब कहाँ पड़ता है दोस्तों? अहमदाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वस्त्र उद्योग के लिए, तो याद रखिएगा। अहमदाबाद शहर है कहाँ पे? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के थे, पोरबंदर काठियावाड़ के। चलिए, तो ये कब हुआ जी? जब भारत आएंगे। गांधी जी भारत कब आए? बार बार बता रहा हूं, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे। और कह रहा है 25 मई को, 5वें महीना बाद क्या कर दिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5वें महीना में क्या कर दिए गांधी जी? गुजरात में कोचरब में सत्याग्रह, नाम ही है सत्याग्रह आश्रम। अरे युद्ध करने के लिए पहले एक तो हेडक्वार्टर बनेगा ना, तो गांधी जी के ये सब हेडक्वार्टर्स हैं जहां से बम्बार्डमेंट होगी। किस चीज की? सत्याग्रह की, असहयोग की, सविनय अवज्ञा की, भारत छोड़ो की, व्यक्तिगत सत्याग्रह की। समझ में आ रहा है? ये महत्वपूर्ण, चंपारण सत्याग्रह की, खेड़ा की, अहमदाबाद की, ये सब आंदोलन है गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, साबरमती आश्रम। साबरमती के बापू ने तुमने किया बहुत कमाल। ठीक है, तो साबरमती का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। साबरमती ये नदी है जो कहां प्रवाहित होती है? गुजरात में प्रवाहित होती है। यानी गुजरात की तरफ, गुजरात राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? साबरमती है। और साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के तट पे होगा। कब होगा? 17 जून वर्ष 1917 ईस्वी में होगा। अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम या फिर इसी को कहते हैं गांधी आश्रम। बार बार सुनते होंगे आप लोग नाम, गांधी आश्रम। तो ये देखिएगा, गांधी आश्रम का ही नाम अनासक्ति आश्रम है। और यह आश्रम कहाँ स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में नहीं, यूके का मतलब है उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना वर्ष 1929 ईस्वी में हुई थी। इसी वर्ष 26 जनवरी 1929 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। याद रखिएगा। 1929 के पश्चात की बात की जाए तो आता है वर्ष 1936 ईस्वी का। और ये आश्रम बनेगा वर्धा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? उसका नाम क्या होगा? सेवाग्राम। तो याद रखिएगा, 6 आश्रम आप लोगों ने पढ़ा। पहला है फिनिक्स आश्रम डरबन में, टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में वर्ष 1910 ईस्वी में, सत्याग्रह कोचरब वर्ष 1915 ईस्वी में, साबरमती आश्रम साबरमती नदी के तट गुजरात में वर्ष 1917 ईस्वी में, अनासक्ति गांधी आश्रम वर्ष 1929 ईस्वी में, सेवाग्राम आश्रम 1936 ईस्वी 30 अप्रैल को। अब गांधी जी अपने अंत समय की तरफ जा रहे हैं और गांधी जी की हत्या होने वाली है। और वो एक अलग पोर्शन है, यहाँ देखिए। गांधी जी की हत्या करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, शाम के 5:17, शाम का 5:17 हो रहा था। गांधी जी प्रेयर करने, प्रार्थना सभा में जा रहे थे बिरला मंदिर। किस दिन की बात है यह? 30 जनवरी 1948 की बात है। गांधी जी 5:17 पर बिरला हाउस जा रहे थे प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। नाथूराम गोडसे वहां पहुंचते हैं और क्या करते हैं? गांधी जी को गोली मार देते हैं। अब याद रखिएगा, जिस गन से मारे उसमें जो गोली थी वो 9 mm की थी। कितने mm की थी? तो 9 mm की बंदूक की गोली थी। उस गन का नाम था बेरगट्टा गन, जो इटालियन फॉर्म थी, यानी इटली में बनी हुई थी। मेड इन बमहुर नहीं थी, मेड इन इंडिया नहीं थी। क्या थी? मेड इन इटालियन थी। इटली में बनी हुई बंदूक का नाम क्या था? बेरगट्टा गन था। याद रखिएगा, बेरगट्टे गन से कौन मारा गया था?
गांधी जी मारे गए थे। गोली की साइज क्या थी? 9 mm की गोली थी। इटली में यह बनी हुई थी। और याद रखिए इसकी क्रम संख्या भी पूछता है, 60, 68 और 24, 606824, यानी उस बंदूक का जो क्रम संख्या था उस पर लिखा होता है चेचिस नंबर, जैसे साइकिल में होती है ना, उसी तरीके से बंदूक में क्या होता है? SR नंबर होता है, क्रम संख्या होती है। तो उसका क्रम संख्या था 60, 68, 24। कह रहा है कि वो जो गन थी ना वो किसकी थी और कब बनी थी? वर्ष 1934 ईस्वी में वो उसका निर्माण हुआ था। उस बंदूक का निर्माण वर्ष 1934 ईस्वी में इटली में हुआ था। कह रहा है कि वो जो बंदूक थी ना वो जगदीश प्रसाद गोयल की थी। जो बंदूक थी वो जगदीश प्रसाद गोयल की थी, जिसने गंगाधर दंडवते नामक व्यक्ति ने जगदीश प्रसाद गोयल से क्या किया था? उस बंदूक को खरीदा था। और वो किसको दिया था? नाथूराम गोडसे को दिया था। मतलब बंदूक जगदीश प्रसाद गोयल की, खरीदा कौन? गंगाधर दंडवते, और दिया किसको? नाथूराम गोडसे को। बंदूक का नाम क्या था जी? बैरगट्टा गन। अब सुन लो, इस तरीके से गांधी जी की हत्या हो जाती है और तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज हो जाती है नाथूराम गोडसे के खिलाफ। इस तरीके से आपका गांधी जी का पहला वीडियो खत्म हुआ। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे गांधी जी के द्वारा चलाए गए भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो आप गांधी जी से गुस्सा हो सकते हैं, थोड़ा नाराज हो सकते हैं कुछ पहलुओं पे, लेकिन आप गांधी जी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उनको गलत शब्द तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में गांधीयन युग जो था, गांधीयन युग ने ही भारत को आज़ादी दिलाई है। इसीलिए बापू को जो लोग गलत सोच रखते हैं वो ना रखें। अगले वीडियो में कुछ गांधी जी द्वारा किए गए गलतियों को भी बताऊंगा, गांधी जी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों को भी बताऊंगा। तो दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।